जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो जैसा कि दोस्त अपन संविधान से संबंधित चैप्टर्स पढ़ रहे थे, आज अपन उनको ना पढ़ के एक अपन छोटा सा जो अपन कह सकते हैं आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित एक चैप्टर है गांधी युग। तो जो हमारे आदि पुरुष कहे जाते हैं महात्मा गांधी, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे कि महात्मा गांधी जी ने क्या उनका प्रारंभिक परिचय रहा, किस प्रकार से उन्होंने जो स्वतंत्रता से संबंधित जो हमारे आंदोलन हुए थे उसमें उन्होंने किस प्रकार से अपना योगदान दिया और किस प्रकार से उन्होंने अपना योगदान देके अपने देश को स्वतंत्रता दिलाई। इस संबंध में अपन आज देखेंगे। और इस गांधी युग से या फिर कहे अपन कि गांधी जी से संबंधित दोस्तों जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी को अपन इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। वीडियो लास्ट तक ध्यान से देखिएगा, एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका नहीं बचेगा अगर आप पूरा वीडियो ध्यान से देखोगे। तो इस चैप्टर से दोस्तों लगभग हर कंपटीशन एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसलिए बने रहिएगा दोस्तों चैनल के साथ और पढ़ते रहिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, एक बार अपन यहाँ से देखेंगे गांधी जी की जो महात्मा गांधी की जो पृष्ठभूमि है दोस्तों, महात्मा गांधी की पृष्ठभूमि मतलब उसका प्रारंभिक परिचय, उससे कौन कौन से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको समझेंगे। और उसके बाद किस प्रकार से उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई उसको देखेंगे। और फिर लास्ट में उसकी किस प्रकार से उन्होंने स्वतंत्रता दिलाई और किस प्रकार से उनका देहांत हुआ, वो सारी चीज़ें अपन आगे देखेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 को पोरबंदर गुजरात में हुआ। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1969 पोरबंदर गुजरात। गांधी जी के पिता का नाम था दोस्तों करमचंद गांधी। गांधी जी की माता का नाम था दोस्तों पुतलीबाई गांधी। गांधी जी की पत्नी का नाम था दोस्तों कस्तूरबा गांधी। और गांधी जी की शादी दोस्तों बचपन में ही हो चुकी थी। तो उस समय भी लगभग गांधी जी की आयु भी 13-14 साल ही थी और उसकी पत्नी की आयु भी दोस्तों उस समय 13 वर्ष ही थी। गांधी जी की शादी बचपन में ही हो गई थी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से अपन ये 3-4 फैक्ट्स हैं, इनको याद रखिएगा, कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। जन्म, पिता का नाम, माता का नाम और पत्नी का नाम। क्योंकि दोस्तों गांधी जी का जो प्रारंभिक जीवन है, जो बचपन है, वो दोस्तों ग्रामीण एरिया से संबंधित है। तो उनका बचपन वो गांव में ही बीता था। और उसके बाद वो उच्च शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए वो दोस्तों बैरिस्ट्री की पढ़ाई के लिए गांधी जी है वो इंग्लैंड गए थे। कब गए थे दोस्तों याद रखना है आपको, 1889-91 में दोस्तों वो बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए वो गांधी जी इंग्लैंड गए। और दोस्तों 1992 में दोस्तों जब वो बैरिस्ट्री की पढ़ाई कंप्लीट करके वापस इंडिया आए, तो उसके बाद दोस्तों एक घटना है जिसको आपको याद रखना है। 1892 में जो वो वापस पढ़ाई करके अपने यहाँ पे आए, तो उस समय की एक घटना है दोस्तों 1893 की घटना। 1893 में दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के दोस्तों एक व्यापारी थे, उन्होंने गांधी जी से आग्रह किया कि जब वो बैरिस्ट्री की पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी, उन्होंने आप जिसको बोलते हो वकालत की पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी, तो वो एक अपना मुकदमा लेके आए। दक्षिण अफ्रीका के व्यापारी थे दादा अब्दुल्ला जी, एक अपना मुकदमा लेके आए कि आप चलिए मेरे साथ दक्षिण अफ्रीका और आप मेरे मुकदमे की पैरवी कीजिए, मेरे तरफ से आप लड़िए। तो गांधी जी उसके साथ में, ये दादा अब्दुल्ला जो व्यापारी थे इनके साथ में दक्षिण अफ्रीका गए। कब गए? 1893 में गए थे दोस्तों। तो ये इस घटना को याद रखना है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? 1893 गए और दादा अब्दुल्ला की कहने पे वो अफ्रीका गए थे दोस्तों। अब चूँकि दोस्तों वो जब दक्षिण अफ्रीका गए तब उन्होंने वहाँ पे जो गोरों और कालों के बीच में जो रंगभेद की नीति चल रही थी कि गोरे वो कालों को तुच्छ समझते थे या उनको वो बहुत से अधिकारों से वंचित रखते थे। तो इसी से संबंधित गांधी जी के साथ भी एक वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों एक घटना हुई। तो उस घटना को से क्वेश्चन पूछा जाता है। घटना क्या थी दोस्तों? घटना ये थी कि डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा के क्रम में मैरियन्सबर्ग में रेलकांड हुआ। जब गांधी जी दोस्तों डरबन से प्रिटोरिया की रेल यात्रा कर रहे थे ए श्रेणी के डब्बे में, तब उनको जो मैरियन्सबर्ग एक रेलवे स्टेशन है दोस्तों साउथ अफ्रीका में, वहाँ पे उसको मैरियन्सबर्ग में गांधी जी को रेल के डब्बे से उतार दिया गया। और
उसको कहा गया कि आप का जो रंग है वो अश्वेत रंग है, आप सांवले रंग के हो, इसलिए आप ए श्रेणी के डब्बे में यात्रा नहीं कर सकते हो। तो इस घटना से गांधी जी को काफ़ी हताश हुआ, काफ़ी निराश हुए कि ये गोरे और कालों का ये क्या भेद है कि ए श्रेणी के डब्बे में अपन अश्वेत लोग वो यात्रा नहीं कर सकते। तो इसी को लेकर गांधी जी के मन में काफ़ी भावनाएं उमड़ी और इसी घटना का परिणाम है कि गांधी जी ने बाद में स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत की और अपने देश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई दोस्तों। तो यहाँ से इस घटना को याद रखना है दोस्तों। डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा के क्रम में मेरिन्सबर्ग में रेलकांड हुआ। तो इस जगह का नाम पूछा जाता है, गांधी जी को किस रेलवे स्टेशन पर उतार दिया गया था? तो मेरिन्सबर्ग में उतार दिया गया था दोस्तों, इसको याद रखना है, पूछा जाता है। तो यहाँ से दोस्तों इन 4 को याद किया। पढ़ाई इन्होंने बैरिस्ट्री की पढ़ाई की इंग्लैंड से, याद रखना है। फिर दक्षिण अफ्रीका में व्यापारी के कहने पे उनके साथ चले गए 1893 में। फिर डरबन प्रिटोरिया की ये घटना को दोस्तों याद रखना है। इन 3 को आप एक छोटे से कॉलम के रूप में याद रखिएगा। डरबन प्रिटोरिया में उनके साथ मेरिन्सबर्ग में रेलकांड हुआ, उनको रेल से ए श्रेणी के डिब्बे से उतार दिया गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों गांधी जी ने कुछ ये समाचार पत्र निकाले वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका के अंदर, तो इनको आप एक ग्रुप के रूप में याद रखिएगा दोस्तों। 1894 में दोस्तों गांधी जी ने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। इसको याद रखिएगा, पूछा जाता है दोस्तों डायरेक्ट एग्जाम में, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की? गांधी जी ने की। और 1903 ईस्वी में दोस्तों द इंडियन ओपिनियन पत्रिका का विमोचन किया उन्होंने साउथ अफ्रीका में। और 1904 में दोस्तों इन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। तो इन तीनों को आप एक ग्रुप बना के याद रखिएगा दोस्तों। 1894 में दोस्तों नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की, 1903 में द इंडियन ओपिनियन पत्रिका का विमोचन किया और 1904 में दोस्तों फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। इसके बाद दोस्तों आगे देखिएगा, 1906 ईस्वी में दोस्तों प्रथम सत्याग्रह का शब्द का प्रयोग किया गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में। और 1909 ईस्वी में दोस्तों हिंद स्वराज पुस्तक लिखी गांधी जी ने। और या इन 2 को दोस्तों एक साथ आप याद रखिएगा। 1906 में दोस्तों इन्होंने प्रथम सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया। अब क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में कि गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह शब्द का प्रयोग कहाँ किया? दक्षिण अफ्रीका में किया। कब किया? 1906 ईस्वी में किया दोस्तों, याद रखिएगा। किया कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में किया। और कब किया? 1906 ईस्वी में किया। अगर पूछा जाए गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह का शब्द का प्रयोग कब किया? तो दोस्तों 1917 में किया और चंपारण में किया था। तो भारत में पूछा जाए तो चंपारण, और वैसे पूछा जाए तो यहाँ पे अपने को दक्षिण अफ्रीका में बताना है दोस्तों 1906 ईस्वी में। तो दोनों टाइप से क्वेश्चन अपन याद रखेंगे। उसके बाद 1909 ईस्वी में दोस्तों इन्होंने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी। उसके बाद गांधी जी दोस्तों 9 जनवरी 1915 को भारत वापस लौट आए। और इसी उपलक्ष्य में दोस्तों 9 जनवरी को, जो आप सब लोगों को पता है, अप्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा जाए अप्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? अप्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन हमारे गांधी जी वो दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत लौटे थे। तो 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए थे गांधी जी। जैसे ये भारत आए तो इनको भारत की राजनीति के बारे में कुछ समझने सीखने की ज़रूरत महसूस हुई। तो उन्होंने अपने एक राजनीतिक गुरु के रूप में दोस्तों अपनाया गोपाल कृष्ण गोखले। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु पूछे जाते हैं कौन है? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो यहाँ से इनके गुरु का नाम याद रखना है, राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। अब देखिए, चूंकि दोस्तों इस समय लगभग जब गांधी जी भारत वापस लौटे तो इस समय 1914 से 1918 जो प्रथम विश्व युद्ध का दौर चल रहा था, तो उस समय लगभग 1915 में बीच में आए थे गांधी जी भारत। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौर में गांधी जी ने प्रारंभ में अंग्रेजों को सपोर्ट करने और भारतीयों को कहा कि अंग्रेजों का सपोर्ट करो, और भारतीयों को अंग्रेजों की सेना में भर्ती करवाया। इसीलिए गांधी जी को कहा जाता है दोस्तों भर्ती करने वाले सर्जेंट की संज्ञा दी गई, क्योंकि गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया और कहा कि इनकी मदद करें ताकि जरूरत पड़ने पे ब्रिटिश है वो अपनी मदद कर सके। इसीलिए गांधी जी को भर्ती करने वाले सार्जेंट की संज्ञा दी गई थी दोस्तों। पूछा जाता है कि भर्ती करने वाले सार्जेंट किसे कहा जाता है? तो गांधी जी को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों को अंग्रेजों को सपोर्ट करने के लिए प्रेरित किया था दोस्तों। अब दोस्तों उसके बाद 1916 ईस्वी में दोस्तों एक घटना याद रखनी है, साबरमती आश्रम की स्थापना की। पूछा जाता है दोस्तों तो साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने की। कब की? 1916 ईस्वी में। डेट के साथ याद रखना, 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना की दोस्तों।
अब दोस्तों इसके बाद की घटना है 1917 ईस्वी में दोस्तों चंपारण सत्याग्रह। मैंने बताया कि चंपारण में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था भारत में आके गांधी जी ने कहा किया था चंपारण में सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह क्या था चंपारण सत्याग्रह दोस्तों? जैसे आप अगर कोई पीसीएस वगैरह यूपीएससी या और कोई जिसमें रिटन एग्जाम होता है उसकी अगर तैयारी कर रहे हो तो उसमें कई बार पूछ लिया जाता है कि क्या था चंपारण सत्याग्रह, तो वो समझिएगा दोस्तों वो क्या था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 3 खटिया प्रणाली के विरोध में शुरू हुआ था दोस्तों। कि जो किसान थे दोस्तों, किसानों को जो अपनी उनकी उपजाऊ भूमि होती थी किसानों की, तो उसमें 20 हिस्से में से 3 हिस्से में दोस्तों 20 हिस्से में से 3 हिस्से में नील की खेती करनी पड़ती थी और वो अनिवार्य होती थी। और वो जो नील की खेती से पैदावार होती थी वो अंग्रेजों को देनी होती थी। अब ये नील की खेती में दोस्तों, नील की खेती से जो ये 3 हिस्से होते कौन से तो थे दोस्तों, जो 20 में से 3 हिस्से में खेती करनी पड़ती थी किसानों के, होते कौन से थे? ये किसानों के वो हिस्से होते थे जो उनकी जमीन के सबसे उपजाऊ जो भाग होता था, उन 3 हिस्सों पे किसानों को नील की खेती करवाते थे जबरन ब्रिटिश और नील, और फिर वो उनसे लगान वसूल करते थे। तो जिसके कारण दोस्तों नील की खेती के कारण किसानों की जमीन है, उपजाऊ जमीन है, वो बंजर हो जाती थी, क्योंकि नील की खेती की दोस्तों जड़ें है वो काफ़ी गहराई तक जाती थी, इस वजह से उनकी भूमि अनुपजाऊ हो जाती। तो इसी का विरोध कर रहे थे सभी किसान कि हम ये नील की खेती 3 हिस्से में नहीं करेंगे, हम दूसरी कोई खेती करेंगे। तो इसी का साथ दिया था गांधी जी ने, चंपारण सत्याग्रह किया था। और ये सत्याग्रह लगभग काफ़ी हद तक सफल हुआ और गांधी जी को इसमें काफ़ी हद तक सफलता मिली। नील की खेती जो करवा रहे थे नीलगर और ब्रिटिश, वो लगभग बंद हो गई और 25% तक दोस्तों इसमें लगानों में छूट कर दी गई। तो ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था जो लगभग काफ़ी सफल होता हुआ नजर आया और गांधी जी इसमें काफ़ी अग्रेसित रहे। तो यहाँ से गांधी जी को अपने वो राजनीतिक जीवन की एक टाइप से शुरुआत की और इसी सत्याग्रह की सफलता से माना जाता है कि गांधी जी वो भारत के अग्रिम राजदूत के रूप में उभर के आए। उसके बाद दोस्तों क्या किया, यहाँ से अपन को यही याद रखना है दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह 3 खटिया प्रणाली से संबंधित था। क्या थी 3 खटिया प्रणाली? की 20 हिस्से में से 3 हिस्सों में नील की खेती करना, और ये वो 3 हिस्से होते थे जो किसान की जमीन के सबसे उपजाऊ भाग होते थे। अपने को छोटे एग्जाम में अपने को यही याद रखना है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों 1918 में, इसके बाद 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया। 1918 में दोस्तों अहमदाबाद मिल मजदूर, यहाँ पे दोस्तों गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल शब्द का प्रयोग किया और भूख हड़ताल के माध्यम से मजदूरों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया। अहमदाबाद मिल मजदूर में दोस्तों जो मजदूर वर्ग था उसको बोनस जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, बोनस नहीं दे रहे थे। तो उसी के विरोध में गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन शुरू किया और ये इस आंदोलन में भी गांधी जी को काफ़ी हद तक सफलता मिली और गांधी जी काफ़ी हद तक मजदूरों को बोनस दे दिया गया। इसके बाद दोस्तों गांधी जी ने भाग लिया खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन दोस्तों 1919 में स्टार्ट हुआ और 1922 में समाप्त हुआ था। तो खिलाफत आंदोलन दोस्तों स्टार्ट में है वो अली बंधुओं ने स्टार्ट किया था, लेकिन उसके बाद में गांधी जी से आग्रह किया गया कि आप खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व करो। तो गांधी जी ने जाकर खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया। खिलाफत आंदोलन में दोस्तों गांधी जी ने इस वजह से नेतृत्व किया कि गांधी जी चाहते थे कि जो हिंदुओं के साथ है जो मुस्लिम समुदाय है उसको भी भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल किया जाए, ताकि अपन मजबूत होकर एकजुट होकर लड़ सके और स्वतंत्रता को हासिल कर सके। तो चूंकि प्रारंभ में अली बंधुओं ने स्टार्ट किया, उसके बाद गांधी जी ने शुरू किया था। और खिलाफत आंदोलन कई बार पूछ लिया जाता है कि क्यों शुरू हुआ। ये दोस्तों इसलिए शुरू हुआ कि जो तुर्की के अंदर जो खलीफा थे, मुस्लिमों का जो सर्वोच्च पद माना जाता है खलीफा, वहाँ उनका जो दमन कर रहे थे ब्रिटिश, तो उसके दमन के विरोध में भारत के मुसलमानों ने भी भारत में एक आंदोलन शुरू किया था कि खिलाफत आंदोलन शुरू करो, कि वो तुर्की के अंदर खलीफाओं का दमन कर रहे थे ब्रिटिश, इसीलिए भारत के मुसलमानों ने ये खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। तो इसको आपने को याद रखना है। 1919 में स्टार्ट हुआ था, 1922 में ये खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। प्रारंभ में अली बंधुओं ने इसका नेतृत्व किया, उसके बाद गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया और काफ़ी हद तक ये आंदोलन सफल होता हुआ नजर आ रहा था दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसको आपको स्पेशल याद रखना है, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन दोस्तों 1920 में स्टार्ट हुआ। ये गांधी जी के ऊपर दोस्तों छोटे छोटे आंदोलन थे, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर, खिलाफत आंदोलन, ये छोटे छोटे आंदोलन थे। मूल रूप से अगर देखा जाए तो एक गांधी जी का बड़ा जो आंदोलन था वो दोस्तों ये असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन क्या था दोस्तों? असहयोग आंदोलन का मतलब है कि
हिंसा न करके, अंग्रेजों का असहयोग करके अपन आगे बढ़े और अपने जो स्वतंत्रता की प्राप्ति का जो लक्ष्य है उसको पूरा करें। यही था दोस्तों असहयोग आंदोलन, मतलब अंग्रेजों की मदद नहीं करना और हिंसा का मार्ग नहीं अपनाना और आगे बढ़ना है और अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करना है। यह था दोस्तों असहयोग आंदोलन। चूंकि दोस्तों प्रारंभ में असहयोग आंदोलन की जो मांग रखी थी गांधी जी ने, वो अपने कोलकाता अधिवेशन में मांग रखी, तो उसको प्रस्ताव रखा असहयोग आंदोलन शुरू करने का, तो उसको प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। उसके बाद दोस्तों नागपुर जो अधिवेशन हुआ, नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में, इसमें जो असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था उसको दोस्तों पारित कर दिया गया और असहयोग आंदोलन दोस्तों गांधी जी ने शुरू कर दिया गया। तो पूछा जाता है कई बार कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ? नागपुर अधिवेशन में पारित हुआ था ये। अब दोस्तों चूंकि प्रारंभ में जब असहयोग आंदोलन शुरू किया दोस्तों, तो गांधी जी का यही लक्ष्य था कि अहिंसा के मार्ग से आंदोलन शुरू करना और अंग्रेजों का, वो जो ब्रिटिश है उनका सहयोग नहीं करना। तो जो कुछ अपने गर्म दल के नेता थे दोस्तों, लाल बाल पाल या फिर अपन एनी बेसेंट, इन्होंने गांधी जी का साथ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ये मूर्खतापूर्ण कार्य है, ऐसा करके अपन अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक अंग्रेज एनी बेसेंट का कथन याद रखना है। एनी बेसेंट ने इसे मूर्खतापूर्ण विरोध कहा। तो पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन को किसने मूर्खतापूर्ण विरोध कहा? तो एनी बेसेंट थी, इसने इसको एक मूर्खतापूर्ण विरोध कहा था असहयोग आंदोलन को। चूँकि आगे जाके अपन देखेंगे कि बाद में एनी बेसेंट और जो भी लाल बाल पाल गर्म दल के तो भी नेता थे, इन्होंने भी असहयोग आंदोलन से भी जुड़ चुके थे और इन्होंने भी बाद में गांधी जी का साथ दिया, लेकिन प्रारंभ में इन्होंने इसका विरोध किया था। क्योंकि गांधी जी अपनी जो दृढ़ इच्छा थी उस पर डटे रहे और असहयोग आंदोलन का नेतृत्व करते रहे। बाद में इनको भी मजबूरन गांधी जी का साथ देना पड़ा था। क्योंकि दोस्तों असहयोग आंदोलन इसी रूप में लगातार बढ़ रहा था, संख्या है वो लोगों की जुड़ रही थी और बढ़ चढ़ के असहयोग आंदोलन दिखाई दे रहा था। इसी क्रम में एक कांड होता है दोस्तों, चोरा चोरी कांड, जिसको आप पढ़ते हो बुक्स के अंदर। तो ये चोरा चोरी कांड होता है दोस्तों, डेट्स याद रखनी है यहाँ पे। 5 फरवरी 1922 को दोस्तों एक चोरा चोरी कांड होता है। क्या था ये चोरा चोरी कांड? चोरा चोरी कांड ये था दोस्तों, चोरा चोरी जो जगह है यहाँ पे एक थानेदार और 21 सिपाहियों को लोगों ने थाने को जला के थाने के अंदर जला दिया था। इसी घटना को चोरा चोरी कांड बोलते हैं। तो इसी घटना के कारण, चूंकि गांधी जी का मकसद था दोस्तों कि अहिंसा के मार्ग से आंदोलन को आगे बढ़ाना और यहाँ पे हिंसा हो चुकी थी, इसी घटना को देखते हुए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की। और 5 फरवरी को यह घटना हुई और 11 फरवरी को, इसके 6 दिन बाद ही गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया, वापस ले लिया। इससे वापस लेने की बात का भी दोस्तों काफ़ी हद तक विरोध हुआ कि ये आंदोलन वापस नहीं लेना चाहिए, आंदोलन को आगे सक्रिय रूप से जारी रखना चाहिए। लेकिन गांधी जी ने इसका वापस ले लिया। अब यहाँ से दोनों ही चीज़ें हो सकती थी दोस्तों। हो सकता है गांधी जी अगर वापस नहीं लेते इस आंदोलन को तो अपने को जो स्वतंत्रता है वो जाके 1947 में मिली, हो सकता है वो 1920-21 में ही मिल जाती अगर वापस नहीं लेते तो ये। और हो भी सकता है दोस्तों कि अगर ज़्यादा हिंसा अगर भड़क जाती तो अपने देश को और भी ज़्यादा भारी नुकसान उठाना पड़ सकता था। दोनों ही कारण बन सकते हैं इसमें। लेकिन यहाँ आप इतना ही याद रखिएगा कि 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। क्यों समाप्त कर दिया? चोरा चोरी कांड की वजह से समाप्त कर दिया गया दोस्तों। यहाँ से डेट याद रखनी है, 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड हुआ था दोस्तों। इसके बाद दोस्तों चूंकि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो कुछ एक जो नेता थे दोस्तों, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, ये है गांधी जी से और इनके अंदर आपस में दूरियां बन गई। ये है असहयोग आंदोलन को वापस नहीं लेना देना चाहते थे, जारी रखना चाहते थे और गांधी जी ने वापस ले लिया। तो इन्होंने एक अलग पार्टी की स्थापना की दोस्तों। याद रखना, इसको पूछा जाता है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? मार्च 1923 में की। डेट भी याद रखनी है, सन भी याद रखनी है दोस्तों, कब की? 1923 में की। और कहाँ की? इलाहाबाद में की। पूछा जाता है स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? इलाहाबाद में हुई, 1923 में की। किसने की दोस्तों? CR दास, चित्तरंजन दास हुए, मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। अभी क्या थी स्वराज पार्टी? क्या था दोस्तों इसका लक्ष्य? स्वराज पार्टी का मतलब ये था दोस्तों कि जो उस समय जो अपने देश में जो प्रांतों के अंदर जो चुनाव होते थे उसके अंदर अंग्रेजों ने अधिकार दे दिए थे कि प्रांतों के अंदर चुनाव हो, अपने भारत के जो नागरिक है वो चुनाव लड़ सकते थे और लड़के चुनाव जीत के वो अपने शासन व्यवस्था में आ सकते थे। तो इसी पर्पज को लेके स्वराज्य पार्टी की स्थापना की। स्वराज्य पार्टी का मतलब ये तो विधान परिषदों के चुनाव में भाग लेना और वहाँ से चुनाव जीत के जो शासन के जो अपने
शासन के जो अपने अधिकारी हैं, पद हैं, वहाँ तक पहुँचना और वहाँ अंदर पहुँच के शासन के अंदर पहुँच के अंदर वहाँ से फिर अंग्रेजों का विरोध करना, ताकि कोई भी आंदोलन अगर अपन करें तो वो अपन सुचारू रूप से संचालित कर सके और अंग्रेजों को अपन को ज़्यादा दमनात्मक नीति नहीं अपना सके। क्योंकि दोस्तों अगर शासन के अंदर ही अपने अधिकारी और अपने जो लोग होंगे तो अंग्रेज है वो पूरी तरह से आंदोलन को दबा नहीं सकेंगे और कुछ हद तक अपने अधिकारी और अपने जो नेता हैं वो अपने को सपोर्ट करेंगे। तो इसी को लेके स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी कि विधान परिषदों में चुनाव जीत के वो ऊपर लेवल पे जाएं और फिर वो आंदोलन शुरू करें, ताकि उनका आंदोलन ज़्यादा सक्रिय रूप से हो सके और एक विकराल रूप लेके देश को स्वतंत्रता दिला सकें। तो ये स्वराज पार्टी की स्थापना की चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने, याद रखना इनको किसने की, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में की 1923 में की। इसके बाद देखते हैं दोस्तों विधान परिषदों के चुनाव में भाग लेने के लिए मेंबर जीतकर स्वराज पार्टी के अंदर जाते थे। चूँकि दोस्तों इससे अपन ने देखा कि गांधी जी और सीआर दास दोनों अलग अलग मत हो चुके थे दोनों के असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद। इसके बाद दोस्तों एक समझौता हुआ, गांधी दास समझौता, याद रखना है इसको। गांधी दास समझौता कब हुआ था? 1924 ईस्वी में गांधी जी और चित्तरंजन दास के मध्य एक समझौता हुआ कि दोनों अलग अलग दिशा में जा रहे थे, कि इस प्रकार से निर्णय करके अपनों दोनों एक दूसरे का सहयोग करें और सहयोग से अपन आगे बढ़ेंगे तो अपने को स्वतंत्रता जल्दी मिलेगी। तो गांधी और दास समझौता हुआ 1924 ईस्वी में। अब इससे आगे देखते हैं दोस्तों, अपन समझते हैं। उसके बाद दोस्तों एक गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930-31 में शुरू हुआ था दोस्तों। 1930 में शुरू हुआ तो सविनय अवज्ञा आंदोलन भी दोस्तों काफ़ी हद तक गांधी जी का सक्रिय रहा और काफ़ी हद तक अपने देश को स्वतंत्रता दिलाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो किस प्रकार से शुरू हुआ वो दोस्तों अपन समझते हैं। चूँकि दोस्तों 1930 ईस्वी में 11 सूत्री मांग इरविन के साथ रखी गई। दोस्तों ये क्यों शुरू हुआ, इसका कारण ये था कि 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने जो अपने यहाँ पे उस समय गवर्नर या जो वाइसराय थे उसके सामने 11 सूत्री मांग रखी। मांगों में क्या था दोस्तों, जो भारत के जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे उनको बंधु बना रखा था, उनको छोड़ना, लगान कम करना, मजदूरों को जो सुविधाएं देना, ये सब 11 मांगे रखी थी। तो इरविन ने इन मांगों को मानने से इनकार कर दिया। तो इरविन ने जब इन मांगों को मानने से इनकार कर दिया तब गांधी जी ने शुरू किया सविनय अवज्ञा आंदोलन, मतलब विनम्रता के साथ आंदोलन शुरू किया आगे बढ़ने के लिए। अब इसके लिए इन्होंने एक नमक कानून तोड़ो वो अपनाया दोस्तों। दांडी मार्च शुरू किया। दांडी मार्च क्या था? दांडी मार्च, इसकी डेट दोस्तों याद रखना पूछी जाती है। 17 मार्च 1930 को ये साबरमती आश्रम अहमदाबाद से चले और 6 अप्रैल 1930 को ये दांडी नामक स्थान पर इन्होंने दांडी कानून बनाया और दांडू कानून तोड़ दिया। तो ये दोस्तों जो ये दांडी मार्च थी, दांडी यात्रा थी, इसकी जो डेट से अपने को याद रखनी है। 17 मार्च 1930 को ये शुरू हुई थी और 6 अप्रैल 1930 को ये दांडी नामक स्थान पे जाके नमक कानून तोड़ दिया था इन्होंने। तो इसमें 2-3 फैक्ट पूछे जाते हैं दोस्तों। एक फैक्ट कि प्रारंभ में जब गांधी जी ने ये यात्रा शुरू की थी उस समय ये 78 सहयोगियों के साथ चले थे और दांडी नामक स्थान पर पहुंचते पहुंचते ये संख्या दोस्तों लाखों के भीड़ के रूप में बदल चुकी थी। तो ये संख्या याद रखनी है, 78 सहयोगियों के साथ स्टार्ट की थी। और ये दूरी भी कई बार पूछ ली जाती है दोस्तों कि गांधी जी ने दांडी मार्च में कितनी दूरी तय की, तो वो 241 मील की दूरी तय की थी पैदल यात्रा के साथ। और 6 अप्रैल 1930 को ये नमक कानून तोड़ के ही इसी के साथ 6 अप्रैल को ये दोस्तों गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया था। तो ये दांडी मार्च की घटना को याद रखना है। 17 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930, 78 सहयोगी, 241 मील की यात्रा। और इसमें दोस्तों एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि गांधी जी के किस आंदोलन में सबसे ज़्यादा महिलाओं ने भाग लिया। तो ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा महिलाओं ने भाग लिया था। याद रखना है इसका, सबसे ज़्यादा महिलाओं ने भाग बढ़ चढ़ के जो योगदान दिया था गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में ही योगदान दिया था। अब इसके बाद दोस्तों जैसे ही गांधी जी और इरविन के मध्य 11 सूत्री मांगे मंगवाने के लिए गांधी जी ने 11 मांगे रखी इरविन के साथ, तो उन्होंने मना कर दिया। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। उसके बाद गांधी जी और इरविन के मध्य समझौता हुआ। तो ये दोस्तों याद रखना है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ इसको याद रखना है। 1931 डेट याद रखिएगा, सॉरी सन याद रखिएगा दोस्तों, डेट जरूरी नहीं है। 15 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता पूछा जाता है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 को, 15 मार्च 1931 को।
अब इस समझौते के बीच में दोस्तों एक प्रमुख घटना है गोलमेज सम्मेलन, जो इंग्लैंड के अंदर हुआ करते थे गोलमेज सम्मेलन। उस समय गोलमेज सम्मेलन इनका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि दोस्तों ये राउंड टेबल होती थी, उसके चारों तरफ मेंबर बैठते थे, इसलिए इसको गोलमेज सम्मेलन कहा जाता है। गोल टेबल की तरफ चारों ओर मेंबर बैठते थे, इसलिए गोलमेज सम्मेलन कहा जाता था। अब देखिए दोस्तों, उस समय 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 1930 के अंदर, 1931 के अंदर और 1932 के अंदर। तो तीनों को याद रखना है, 1930, 31 और 32। कांग्रेस ने दोस्तों दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था 1931 में, और भाग लेने में जो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व है वो दोस्तों महात्मा गांधी ने किया था। तो यहाँ से याद रखें, सेकंड गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया और प्रतिनिधित्व है दोस्तों महात्मा गांधी ने किया। क्योंकि दोस्तों सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के बाद गांधी जी ने वहाँ पे जो अपनी तरफ से मांग रखी भारत के लिए, उनकी मांगें नहीं मानेगी। उसके बाद गांधी जी ने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया और वो वापस आ गए थे। तो दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, किसने भाग लिया कांग्रेस की तरफ से? गांधी जी ने सेकंड गोलमेज सम्मेलन में। एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि कौन से ऐसे व्यक्ति है जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो ये BR अम्बेडकर थे। भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों भाग लिया और इन्होंने दलितों की तरफ से भाग लिया था, दलित जो अपने लोग हैं उनकी तरफ से भाग लिया था। और क्वेश्चन कई बार ये भी पूछा जाता है, गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री उस समय दोस्तों रेमजे मैकडोनाल्ड थे। तो गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति BR अम्बेडकर, ओनली सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति महात्मा गांधी कांग्रेस की तरफ से। तो ये तीनों ही फैक्ट्स आपको यहाँ से याद रखने हैं दोस्तों, पूछे जाते हैं छोटे एग्जाम्स में। इससे आगे देखिएगा दोस्तों, इससे आगे दोस्तों आता है पूना पैक्ट समझौता। पूना पैक्ट समझौता, पूना पैक्ट समझौता दोस्तों कब हुआ? दोस्तों हुआ 1932 ईस्वी को। खाली अपने को सन याद रखनी है यहाँ से। कब हुआ दोस्तों? 26 सितंबर 1932 ईस्वी को। जहाँ पे डेट्स आपको याद रखनी पड़ेगी वहाँ पे मैं बता दूंगा, तो कहीं आप देखो इतनी सारी डेट्स नहीं याद रहेंगी, आपको सन याद रखना है खाली। पूना पैक्ट समझौता कब हुआ? 1932 ईस्वी में। अब दोस्तों क्या था ये पूना पैक्ट समझौता? क्योंकि BR अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया दोस्तों आरक्षित वर्गों की तरफ से। तो इसमें जो थे दोस्तों पूना पैक्ट समझौते में, इसका मतलब ये था कि जो आरक्षित जो वर्ग थे दोस्तों, इनके लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग रखी थी BR अम्बेडकर ने। BR अम्बेडकर ने कहा कि जो आरक्षित वर्ग है इनके जो वोटिंग है, वोट है, वो आरक्षित लोग ही इनको वोट देंगे। मतलब जो SC ST के हैं तो उनका चुनाव हो, SC ST के जो कैंडिडेट्स का चुनाव SC ST के लोग ही उनका चुनाव करेंगे, आम लोग उनके चुनाव में वोट नहीं डाल सकेंगे। तो गांधी जी ने इसका विरोध किया। तो गांधी जी ने यहाँ से क्या किया कि जो आरक्षित जो सीटें थी दोस्तों, SC ST की जो भी सीटें हैं उनको 71 से बढ़ा के सीटें तो 147 कर देगी पूना पैक्ट समझौते के द्वारा। लेकिन जो SC ST के लोगों को जो वोट है वो SC ST के ही लोग देंगे, इस व्यवस्था को गांधी जी ने समाप्त कर दिया। जबकि उनके आरक्षित सीटों की संख्या को 71 से बढ़ा के 147 कर दिया गया था। ये अपने को थोड़ा छोटा सा फैक्ट याद रख सकते हो आप। पूना पैक्ट समझौते में क्या हुआ कि आरक्षितों की सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई, जबकि वो पृथक निर्वाचन प्रणाली थी जो कि SC ST के लोगों का चुनाव SC ST के लोग ही करेंगे, इसको गांधी जी ने समाप्त कर दिया था। तो ये था दोस्तों पूना पैक्ट समझौता। अब इसके बाद दोस्तों ये तो थे गांधी जी के कुछ महत्वपूर्ण योगदान, जो बड़े बड़े आंदोलन जिन्होंने गांधी जी ने भाग लिया और अपने देश को स्वतंत्रता की ओर अग्रसर किया। उसके बाद दोस्तों एक अपने को पढ़ना है व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो पूछा जाता है दोस्तों कि गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू किया? व्यक्तिगत सत्याग्रह दोस्तों 1940 ईस्वी में शुरू किया। सन याद रखनी है। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 ईस्वी में शुरू किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लाने वाले पहले व्यक्ति पूछे जाते हैं आचार्य विनोबा भावे, दूसरे व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू। पहले व्यक्ति आचार्य विनोबा भावे थे और दूसरे व्यक्ति थे वो जवाहरलाल नेहरू थे व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने वालों। इस व्यक्तिगत सत्याग्रह को दोस्तों कहा जाता है, दूसरे शब्दों में अपन ये भी कहा जाता है, गांधी जी ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। दिल्ली चलो का नारा वो भी इसी सत्याग्रह में दिया था। दिल्ली चलो का नारा 1940 में ही दिया था। तो यहाँ से 2-3 चीज़ें याद रखनी है। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940, पहले व्यक्ति विनोबा भावे, दूसरे हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, और दिल्ली चलो का नारा भी इन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह में दिया था दोस्तों। उसके बाद दोस्तों एक लास्ट जो अपने गांधी जी ने जो आंदोलन शुरू किया 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को शुरू हुआ। और ये जो आंदोलन था दोस्तों, इसका गांधी जी ने लास्ट में ये किया कि अब लगभग
सब कुछ एंड हो चुका है, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था, तो लास्ट में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया कि अंग्रेजों का किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं करके उनका भारत से बहिष्कार किया जाए, भारत से निकाला जाए और भारत को स्वतंत्रता दिलाई जाए। तो इसी पर्पज को लेकर महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। पूछा जाता है कब, 1942 में शुरू किया दोस्तों। और इसी के क्रम में दोस्तों अगस्त क्रांति इसको के नाम से भी इसको जाना जाता है। 8 अगस्त को ऑपरेशन जीरो चलाया गया ब्रिटिश या अंग्रेजी सरकार के द्वारा, और ऑपरेशन जीरो चलाकर महात्मा गांधी और इसके जो अग्रिम जो नेता थे उनको गिरफ्तार करके बंदी बना लिया गया और जेल भेज दिया गया वहाँ से। और इसी क्रम में फिर महात्मा गांधी को पूछा जाता है कि किस जेल में रखा गया, तो आगा खां पैलेस जो जेल है, आगा खां पैलेस पूना के अंदर, वहाँ पे उसको रखा गया दोस्तों। महात्मा गांधी को किस जेल में रखा गया, जेल का नाम पूछा जाता है तो आगा खां पैलेस में रखा गया था महात्मा गांधी को। और फिर अपन आगे देखेंगे कि महात्मा गांधी के 1947 में जब भारत की स्वतंत्रता हो जाती है तो उसके बाद में भारत का विभाजन हो जाता है 2 देशों के रूप में, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में। उसके बाद भी जो हिंसा भड़कती है उसमें भी महात्मा गांधी अपना योगदान देते हैं और कोलकाता में रह के वो लोगों को अहिंसा का मार्ग अपनाने का संदेश देते रहते हैं अपना देश आज़ाद होने के बाद भी। इसी क्रम में कोलकाता में वो निवास कर रहे होते हैं और 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की वहाँ पे गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो मृत्यु कब हुई, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की मृत्यु हो जाती है। नाथूराम गोडसे गोली मारकर उनकी हत्या कर देते हैं। तो यहाँ से अपन ने दोस्तों ये ओवरऑल समझा गांधी जी का प्रारंभिक परिचय, फिर वो किस प्रकार से दक्षिणी अफ्रीका जाते हैं और किस प्रकार से दक्षिणी अफ्रीका में स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्रता संघर्ष करते हैं और कौन कौन सी जो प्रमुख बुक्स हैं या फिर जो आंदोलन है वहाँ पे वो दक्षिण अफ्रीका से संबंधित घटनाएं देखते हैं। उसके बाद ये भारत आते हैं, भारत में किस प्रकार से प्रारंभ में ये प्रारंभ के आंदोलन में सक्रिय योगदान देते हैं। उसके बाद ये अपने बड़े आंदोलन स्टार्ट करते हैं, असहयोग आंदोलन, अवज्ञा आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन जैसे बड़े आंदोलन स्टार्ट करते हैं और किस आंदोलन में किस प्रकार ये अपनी का भूमिका निभाते हैं वो सब अपन ने देखा। अब दोस्तों लास्ट में जो कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसकी कुछ बुक्स हैं उनसे और जो पत्र पत्रिकाएं उनसे, तो अपन उनको भी देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों इसके जो 3 जो पत्रिकाएं थी मोस्टली इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नवजीवन, यंग इंडिया और हरिजन। तीनों को याद रखना है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अपन याद कर सकते हैं गांधी जी ने भारत को स्वतंत्रता दिला के इसको नया जीवन प्रदान किया। तो नए नवजीवन किसका है, गांधी जी का। यंग इंडिया, नए इंडिया की शुरुआत की स्वतंत्रता दिला के, तो वो भी गांधी जी का। और हरिजन, तो कि दोस्तों हरिजन जो वर्ड है ये सबसे पहले गांधी जी ने ही शुरू किया था, हरिजन शब्द का प्रयोग। तो इससे अपन याद रख सकते हैं कि हरिजन जो समाचार पत्र है वो भी गांधी जी ने ही निकाला था। तो नवजीवन, यंग इंडिया, हरिजन तीनों ही गांधी जी के समाचार पत्र हैं। अलग अलग एग्जाम में अलग अलग टाइप से पूछे जाते हैं, कभी नवजीवन पूछ लेगा, कभी हरिजन, कभी यंग इंडिया। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना है नवजीवन, यंग इंडिया और हरिजन। उसके बाद दोस्तों गांधी जी की बुक्स है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इसकी आत्मकथा है। पूछी जाती है गांधी जी की आत्मकथा या माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक किसकी है, तो ये गांधी जी की है। कई बार दोस्तों इसका हिंदी मीनिंग लिख के भी पूछ लिया जाता है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो बुक है इसका हिंदी मीनिंग है दोस्तों सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो इसको याद रखना है, ये गांधी जी की आत्मकथा है और गांधी जी ने इस पुस्तक को लिखी है। एक पुस्तक और है दोस्तों गांधी जी की, हिंद स्वराज, जो अपन ने यहाँ देखी, तो जो इसने दक्षिणी अफ्रीका में रहते हुए लिखी थी, 1909 ईस्वी में जो लिखी थी हिंद स्वराज पुस्तक है वो गांधी जी ने लिखी थी, दक्षिणी अफ्रीका में लिखी थी। तो दोस्तों अब यहाँ से एक क्वेश्चन कई बार कंपटीशन एग्जाम में फंस जाता है और पूछा जाता है, वो हम आपको बता देता हूँ। ये दोस्तों एक समाचार पत्र था द इंडियन ओपिनियन समाचार पत्रिका। अब यहाँ से क्या करेगा, कई बार जो से टफ पेपर अगर एग्जामिनर बनाते हैं तो वो डालता है नव कि निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र गांधी जी ने दक्षिणी अफ्रीका में रहते हुए लिखा। तो उसमें 3 ये डाल देगा, नवजीवन, यंग इंडिया, हरिजन, और एक जो दोस्तों ये डालेगा द इंडियन ओपिनियन। तो ये जो समाचार पत्र, इसको ध्यान रखना, ये जो समाचार पत्र थे नवजीवन, यंग इंडिया, हरिजन, ये जो है ये इसने भारत में रहते हुए लिखे थे, जबकि ये जो समाचार पत्र है इधर जो भी पत्र पत्रिकाएं हैं ये इसने साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए लिखी थी। तो इंडियन ओपिनियन समाचार जो पत्रिका है दोस्तों ये इसने दक्षिण अफ्रीका में लिखी थी, और जो ये पुस्तक है हिंद स्वराज पुस्तक है ये भी इसने दक्षिण अफ्रीका में लिखी। तो इधर वाली बुक्स को आप अलग याद रखिएगा, ये इन्होंने साउथ अफ्रीका में लिखी, इधर वाली ये इंडिया में लिखी है दोस्तों।
तो उम्मीद करते हैं आप पूरी वीडियो अगर एक बार में याद नहीं हो, समझ में नहीं आए तो दोस्तों वापस रिपीट करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। और इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव्स की जो भी आपके पास बुक है उसके ऑब्जेक्टिव्स बनाइए। ऑब्जेक्टिव बनाने से दोस्तों आपकी जो याद रखने की क्षमता है वो बढ़ती है और आप उसको ज़्यादा लंबे समय के लिए याद रख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा आपको, और पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।